हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 अक्टूबर 2023 की प्रमुख घटनाओं को देखने की कोशिश करते हैं। जहां तक आज की प्रमुख घटनाओं में है तो प्रमुख घटनाएं नहीं हैं, आज एक ही मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा। यह मुद्दा पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चा में है और कई मानों में एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे चीज़ें जो है काफ़ी इतिहास में है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है और जो कई सारी भविष्य की योजनाएं हैं, ख़ासतौर से भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक उसको लेके या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके उसको प्रभावित करने वाली है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे हमास द्वारा इजराइल पर किया गया आतंकवादी हमला, तो ये मुद्दा है, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। आज केवल एक ही मुद्दा रखेंगे, इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये इजराइल का जो मुद्दा है इसको अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, हमास द्वारा इजराइल पर किया गया आतंकवादी हमला। पहले तो कुछ लोग इसे, जैसे मैं एक यूट्यूब पर न्यूज़ सुन रहा था, उसमें कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये आतंकवादी हमला कहना, जैसे भारत सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इजराइल का सहयोग करते हुए कहा कि इजराइल पर हुए इस आतंकवादी हमले का भारत पुरजोर विरोध करता है और इजराइल के साथ सहयोग दिखाता है, सपोर्ट करता है इजराइल को। ठीक है, तो भारत सरकार इसको आतंकवादी हमला मान रही है, दुनिया के अधिकांश देश इसको आतंकवादी हमला मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कि इसको कहते हैं कि इसको आतंकवादी हमला नहीं कहना चाहिए, इसे उग्रवादी या मिलिटेंट कहना चाहिए। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा कहना चाहिए, लेकिन भारत सरकार इसको आतंकवादी हमला कहा है, इसलिए हम इसको न्यूज़पेपर में भी इसको आतंकवादी हमला ही कहा जा रहा है। दोनों के अंतर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि आतंकवादी और उग्रवादी क्या होता है। ठीक है, क्या मामला है? मामले में अगर देखा जाए तो शनिवार को हमास जो गाजा स्ट्रिप पे, फ़लस्तीन के गाजा स्ट्रिप पे जिसका शासन है, उसने इजराइल पर एक, कह सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक हिंसक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें अभी तक उम्मीद है कि 700 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है इजराइल के, और कई हज़ार लोग घायल हैं। और इजराइल की जवाबी कार्रवाई से भी लगभग 400-450 लोगों की फ़लस्तीन में, जिसमें से लोगों की जान जा चुकी है और लगभग उतने ही 2-2.5 हज़ार वहाँ पे भी घायल हैं। और इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों से कहा है कि वो उसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो हमास को पूरी तरह से सफाया करेगा। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अब जैसे गाजा पट्टी अगर देख लीजिए, वो नोएडा के बराबर है, लेकिन उसमें 20 लाख लोग रहते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी का पलायन, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और ये जो कुछ सकारात्मक चीज़ें वहाँ पे हो रही थी या होने वाली थी, अरब इजराइल संघर्ष के बीच में जो कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही थी, जैसे 2020 में अब्राहम अकॉर्ड होता है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ, और भी बहरीन और इस तरह के देश शामिल थे। फिर इसके बाद अभी न्यूयॉर्क में जो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब वो अपने पुराने संघर्षों को हटा के सऊदी अरब के करीब संबंध बेहतर करना चाह रहा है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि धीरे धीरे सऊदी अरब और इजराइल करीब आ रहे हैं। ठीक है, G20 में आप लोगों को याद होगा कि इंडो मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल होते हुए ऐसे मिडिल ईस्ट तक को जोड़ना था। तो ये कई सारी ऐसी घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं बहुत परंपरागत रूप से चली आ रही मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया जो भी कहें, उसकी चुनौतियों को, उसकी समस्याओं को एक तरह से लग रहा था कि ये हल होने की बात है। लेकिन इस हमले ने, इस एकाएक हमले ने, जो कि काफ़ी तैयारी के साथ और सोच विचार के किया गया है, इस पे पलीता लगाया है। ठीक है, तो आइए इसी कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में समझते हैं कि कैसे एक न्यू मिडिल ईस्ट बन रहा था, जहाँ पे कि शांति, विकास और उसकी बात हो रही थी, कैसे वो चीज़ें भारत के हित के लिए अनुकूल था और किन शक्तियों के लिए वो प्रतिकूल था, या कौन सी शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि ये न हो, और जो ये हुआ है इसके क्या क्या परिणाम है, क्यों हुआ है, इतिहास सारे डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं आज इस मुद्दे को। ठीक है, मामला क्या है?
मामला जैसे आप सब लोगों को पता है, उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाज़ा पट्टी पर शासन करने वाले फ़िलिस्तीनी हमास ने इस पर हमला किया और उसने बहुत ही बर्बरपूर्वक, मैं इसको अभी यहाँ पर समझते हैं कि वो आतंकवादी हमला क्यों, इसको आतंकवादी हमला किया गया और भारत शायद पहले बड़े उन देशों में जिसने कहा कि इस आतंकवादी कृत्य की भारत निंदा करता है और इजराइल के साथ सहयोग दिखाया है। हालांकि कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि भारत को आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, टेररिस्ट नहीं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे उनके अरब वर्ल्ड के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनका जो सही आप कहते हैं कि अगर जो चीज़ें हो रही हैं अगर आप उसको नहीं कहते हैं तो आप भी दोषी पाए जाएंगे इतिहास में। कैसे ये आतंकवादी कृत्य है, जब हमास ने खुद जिन वीडियो को दिखाया है, जिस तरह की चीज़ों को दिखाया है, जैसे अभी जैसे न्यूज़ में है कि एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, वहाँ पे छुट्टियाँ हैं इजराइल में, 260 लाशें वहाँ पाई गई हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कई सारे महिलाओं को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल बुजुर्गों को किडनैप करके अपने ह्यूमन शील्ड के रूप में रखा गया है। और जो कई सारे जैसे जिनकी मौत हो गई है उनके लाश पे नाच किया जा रहा है। लिटरली ये कहना चाहिए कि लाश पे नाच करना एक मुहावरा था, लेकिन वहाँ पे लोग कर रहे हैं उसके साथ। मतलब कहा जाता है कि हमारा दुश्मनी मतलब आदमी के जिंदा रहता है, मरने के बाद उससे दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह की घृणित कार्रवाइयाँ निश्चित रूप से टेररिज्म के ही परिभाषा में आएगी, क्योंकि टेररिज्म का अर्थ होता है भय से कांपना। और ये भय, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कोल्ड ब्लडेड जो हरकतें हैं, वो कोई मैं कह सकता हूँ, देश तो छोड़ो, देश की सेना तो छोड़ो, अगर किसी देश की सेना कर रही है, अगर कोई देश कर रहा है, हिटलर ने किया था इसी तरह की चीज़ें, अगर कोई देश कर रहा है, किसी देश की सेना कर रही है, तो वो भी टेररिस्ट एक्ट है। और ये अगर यहाँ तक कि उग्रवादी, मैं कुछ दिन पहले बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको FCRA और जो है नक्सलवाद वाली समस्या, उसमें मैंने बताया था कि क्यों नक्सलवाद उग्रवाद है, क्यों टेररिज्म नहीं माना जाता। क्योंकि नक्सलवादी जो भी हिंसा होती है वो राज्य के प्रति होती है, राज्य के संस्थाओं के प्रति होती है। अगर वो 1-2 मतलब कुछ सिविलियंस को कभी मारते हैं तो वो राज्य का या पुलिस का मुखबिर बता के उसकी हत्या करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अनजान, मतलब अनप्रोवोक्ड, सोते हुए छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनका आपका क्या है। अगर राज्य यही इजरायली फोर्स पे होती, उसके सिक्योरिटी फोर्स पे होती, उसके थानों पे होती, सिक्योरिटी फोर्स के साथ लड़ाई की होती, तो माना जा सकता था कि ये उग्रवादी कृत्य है, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह से आम लोगों पे जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से निहत्थे लोगों को हमला किया गया, जिस तरह से उनको टारगेट पैदा किया गया, मतलब आतंकवादी जो होता है उसमें कहा जाता है कि जिसको हिंसा की जाती है वो उसका डायरेक्ट टारगेट नहीं होता, वो मैसेंजर होता है। जो 260 लोगों की या जितने बच्चों की, महिलाओं की हत्या की गई है, उसके पीछे वजह है कि इजराइल में और दुनिया के अन्य देशों में भय का माहौल व्याप्त करना। ये होती है टेररिज्म की असली परिभाषा की। टेररिस्ट जिस पे हमला करते हैं वह उनके सिर्फ मैसेंजर होते हैं, और उग्रवादी राज्य पे हमला करते हैं या पे जिनको राज्य का आरोप लगता है, ठीक है। कभी भी उग्रवादी आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिज़म होते हैं, जैसे कुछ लोग हम देख रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब पे इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भारत ने भी तो इस तरह के आंदोलन चलाया था। कब भारत के किसी क्रांतिकारियों ने किसी इस तरह के महिलाओं, बच्चों और इस तरह के आम लोगों पे हमला किया था? एक बार गलती से, उदाहरण है कि भूल से किसी अधिकारी को मारने के लिए बम फेंका गया था, उसमें 2 महिलाएं मर गई थी, तो जिन लोगों ने फोंका, आत्मग्लानि से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये अगर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो होती है, आप कह सकते हो कि एक्सट्रीमिज्म या उस तरह की चीज़ें। लेकिन जो घटना है वो आतंकवाद ही है, उसको किसी और नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवाद की जो परिभाषा है, टेररिज्म, भय से कांपना, उस दृश्य को देखो, आप उन कार्रवाइयों को देखो, आप में वो भाव आ जाएगा भय का, डर का। जैसे कुछ और भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे ISIS सर कलम करता है, तो उसके पीछे वजह क्या है कि लोग भय से, आप देखते हैं तो घृणा और भय से भर जाते हैं। वो क्यों?
वो जिसकी हत्या कर रहा होता है, उद्देश्य क्या है कि लोगों में, आम लोगों में, सरकारों में विश्वास, विश्व व्यवस्था में भय का संचार करना। तो ये टेररिज्म ही है, इसको और किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता है और भारत सरकार ने इसको सही नाम दिया है। क्योंकि अगर आप इस समय चूकते हैं, अगर अपने राजनीतिक सहूलियतों को लेकर या किसी और कारण से, तब फिर आप जस्टिन ट्रूडो की किस बात पे वकालत करेंगे? वो भी तो अपने राजनीतिक कंपल्सन को लेकर खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। हम खालिस्तान को उग्रवादी, आतंकवादी बता रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से भारत में अलगाव और इस तरह की बात करें। और इस तरह की घटनाओं को अगर हम स्वतंत्रता की लड़ाई, उग्रवाद और इस तरह की चीज़ों के साथ उसमें शुगर कोटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अपने देश में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। और हमें जो हमने एक बनाई है व्यवस्था, क्योंकि दुनिया इनमें एक धीरे धीरे व्यवस्था बनती जा रही है कि किसी भी तरह के आतंकवाद के साथ कोई देश नहीं खड़ा होगा। कुछ गिनती के 2-4 देश हैं जिसमें से सबसे नंबर 1 है पाकिस्तान, और उसके साथ कुछ एक छोटे से देश है जो फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान भी नियर अबाउट फेल्ड ही है। और चीन जो है उसको वैकल्पिक मदद करता रहता है, पीछे से मदद करता रहता है, और नॉर्थ कोरिया मदद करता है। बाकी दुनिया के कोई भी देश किसी भी तरह के आतंकवादी कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये आतंकवादी कृत्य है। दूसरी बात, इस हमले ने क्या किया, क्यों किया, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि इसके द्वारा जो न्यू मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व, ये यूरोपियन अवधारणा है, हालांकि उसको वेस्टर्न एशिया कहते हैं। तो चलो पश्चिम एशिया कहो चाहे मध्य पूर्व कहो, जो उस क्षेत्र में एक नई व्यवस्था बनाई जा रही थी, जिसमें जो 1948 या उसके पहले ही जब ब्रिटिश मैंडेट आया था 1918 का, अभी बताएंगे उसको, कि उसके बाद से ही जो अरब और इज़राइल, यानी यहूदी और इज़राइल उसको कह सकते हो, तो इज़राइल तो बाद में नाम आया, लेकिन यहूदी एक नेशन और एक अरब का संघर्ष जो है बहुत पुराना, लेकिन उसमें एक कह रहे थे कि एक सकारात्मक दिशा की तरफ जा रहा था। और मिडिल ईस्ट में भी के देशों को भी ये समझ में आने लगा था कि वो चीज़ें एक सकारात्मक दिशा में जा रही है, एक वृद्धि की, एक विकास की तरफ जा रही है। और जो एक हॉट स्पॉट था युद्ध का, टेररिज्म का, वो सारी चीज़ों का पिछले कई दशकों से, लगभग 50-60 सालों से, उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं शांति आएगी। कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि 2020 सितंबर में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अमेरिका के प्रभाव में हुआ था। इज़राइल ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, 2 प्रमुख थे, बाकी बहरीन और सीरिया आदि देशों ने किया था। अगर भारत के इंटरेस्ट के देखो तो भारत ने I2U2 किया था, इंडो इज़राइल, इंडिया इज़राइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 4 देशों का इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन हुआ था। अभी G20 के सम्मेलन के दौरान जो है इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं ये सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल के हाइफा पोर्ट होते हुए ऐसे मध्य पूर्व की तरफ, ईस्टर्न यूरोप की तरफ, यानी यूरोप से लेके भारत को जोड़ना था। और यूरोप को ये पूरा स्वेज नहर बाईपास करके एक, मतलब ये पूरा ऐसा एक कॉरिडोर बन रहा था जिसमें मध्य पूर्व भारत के साथ जुड़ता और उस क्षेत्र में विकास, और फिर बाद में अमेरिका और यूरोप की वो थी कि उसको एक इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में भी इसी तरह से कॉरिडोर विकसित करके इन क्षेत्रों को विकास के मुख्य ध्यान में लाना था। कुछ दिन पहले एक काफ़ी ऐतिहासिक फैसला हुआ था, समझौता हुआ था, जिसकी डील हमारे पड़ोसी देश चीन ने की थी, और उसका सभी लोगों ने सम्मान किया था, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी किया था, भारत ने भी किया था। उसने ईरान और सऊदी अरब के साथ समझौता कराया था। ठीक है, दोनों के बीच समझौता हुआ था, और ये दोनों के बीच का समझौता अगर कहें अरब देश में, तो एक सिया, ईरान जो है सिया देश है, अरब सऊदी अरब जो है सुन्नी देश है। इन दोनों के बीच में समझौता यह माना जा रहा था कि उन देशों में शांति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और अभी न्यूयॉर्क में जब संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन सितंबर में हो रहा था, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो अरब के साथ जो है सऊदी अरब के साथ संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि धीरे धीरे सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, जैसे कैंप डेविड फार्मूले के तहत जब 1978 में मिस्र और इजराइल के साथ संबंध हुआ था, तो वहाँ से मिस्र के साथ उसके साथ संबंध ठीक हुए थे। फिर अब्राहम अकॉर्ड के साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए थे।
अगर सऊदी अरब के साथ भी हो जाता तो लगता ये था कि ये पूरा इस तरह की समस्या को हल कर लिया जाता, क्योंकि अमेरिका सीरियसली चाह रहा था और उसने जो है अपना ध्यान मिडिल ईस्ट से हटा के इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे वो करना चाह रहा था। लेकिन वही कहते हैं कि लेकिन हुआ ऐसा कि इस हमले ने अमेरिका को, भाई अब इस तरह के हमले में अमेरिका अगर वो इजराइल का सहयोग नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आती, और उसने जैसा हुआ उसका जैसा प्रक्रिया आनी थी वैसा ही आता। उसने इजराइल को सैन्य मदद भी भेजी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब अगर जैसे इस आतंकवादी कृत्य का तो कोई भले छुपे तौर पे खुले तौर पे आलोचना ना कर रहे, लेकिन कोई इसको समर्थन करता हुआ है कुछ एक देशों को, ईरान, लेबनान देशों को छोड़ के, लेबनान में भी हिजबुल्लाह छोड़कर कोई साथ दिखता, पाकिस्तान तो चलो उसी तरह का देश है, कोई बहुत साफ दिखता नहीं आता, क्योंकि ये इतना घृणित कार्य है ना, इस कार्य की कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अब जो इजराइल रिटेलिएट करेगा, और वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको अपना जिन देशों के साथ घिरा है उसकी एक होता ना कि अपनी एक प्रभुता, क्योंकि वो छोटा सा देश है और चारों तरफ से वो अपने एडवर्सरी से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी सुरक्षा को कभी वो होता है, उसको कहते हैं कि भयादोहन में, उसमें भयादोहन के लिए अब इजराइल का है कि वो इतना कठोर कार्रवाई करे कि पूरी दुनिया, जैसे 1967 के बारे में उसने किया था उसी तरह की कार्रवाई करे, या 1973 में किया था कि जैसे वो कहता है कि अकेले, अभी जैसे भारत के कुछ लोगों ने कहा कि भारत की हेल्प की ज़रूरत है इजराइल को, तो इजराइल के भारत में राजदूत ने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लगा कि भारत मेरा मित्र हमारे साथ खड़ा है, हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ सपोर्ट की चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। लेकिन ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में जब रिटेलिएट होता है, निश्चित रूप से इसमें कई सारे लोगों की जान जाएगी, कई सारा पलायन होगा, तब ये मुद्दा आम लोगों तक जाएगा, तो फिर ये दूसरा ये वार क्राइम और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तब निश्चित रूप से फ़लस्तीन के तरफ जो है, फ़लस्तीन भी नहीं कहेंगे, फ़लस्तीन का तो फतह ग्रुप जो है वेस्टर्न बैंक वाला वो है, इधर चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगी मुस्लिम वर्ल्ड के नाम पे, तो वो जो चीज़ें बन रही है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए प्रश्न होता है कि इससे फ़ायदा किसको होगा। पहली बात तो हमास, क्योंकि हमास वह व्यवस्था थी, हमास जिसको लग रहा था कि इस युद्ध से मतलब अब फ़लस्तीन की कोई बात ही नहीं कर रहा था, मतलब अगर देखा जाए तो उधर फतेह वाले शांति से हो रही थी, और फ़लस्तीन और इजराइल दो राष्ट्रों की बात हो रही थी कि उनको भी ऑटोनॉमस की स्थिति दे दिया जाए, और इजराइल को तो मान्यता मिली जा रही थी। ओस्लो अकॉर्ड भी इसीलिए हुआ था, ठीक है। लेकिन हमास का जो गठन ही है, हमास की जो गठन ही हुआ है, उसके पीछे एक वजह है इजराइल का विरोध, और उसको ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें होने लगेगी, न्यू मिडिल ईस्ट बनने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसके हिंसक चीज़ों को अब कहीं स्वीकार नहीं किया जाता रहेगा। ऐसे में उसने किया, लेकिन जिस तरह की तैयारी, जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया है, लोगों को शक है कि इसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि हमास जो है सुन्नी ब्रदरहुड की बात करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड की एक पार्टी है, और ईरान जो है सिया का है, लेकिन यहाँ पे ये बातें आ रही है कि ईरान उसको अप्रत्यक्ष रूप से पैसे से, साजो सामान से मदद करता रहा है। कुछ लोग तो यहाँ भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को जो मदद मिली थी, जो वहाँ से भी चीज़ें आ रही, लेकिन उसकी बात छोड़िए, लेकिन ये ईरान वाला तो पहलू बिल्कुल लग ही रहा है, और इसकी संभावनाएं भी है कि ईरान इसमें कर सकता है, क्योंकि चाहे अब्राहम अकॉर्ड हो, चाहे सऊदी अरब का उसके साथ संबंध हो, या जो अभी गलियारा गुजरने की बात आ रही थी, उसमें भी ईरान बाईपास हो रहा था। इसलिए ईरान, पाकिस्तान, इन सारे देशों का हो सकता है कि इसमें हाथ हो, ऐसा लोग कहते हैं, और इसमें कोई संभावना नहीं। और इजराइल, जिस तरह से ईरान का हाथ इसमें माना जा रहा है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि जो चीन ने सऊदी अरब और ईरान के साथ समझौता कराया था वो मात्र कागजी था। क्योंकि देखिए कि अगर आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दूसरे उन देशों में अगर सऊदी अरब किसी देश के साथ करीब जा रहा है, तो आप उसको, उस व्यवस्था को भड़काने के लिए आप इस तरह से अगर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दो देशों के बीच, सऊदी अरब और ईरान के बीच का जो संबंध है वो ऊपरी और कागजी है, आंतरिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमले हुए,
इस हमले में देखा जाए, हमास कहता है कि वह आत्मरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, और जो है ईरान चाह रहा है, तुरंत ईरान ने कहा कि जो है आप सभी लोग जो है धर्म के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि ईरान लंबे समय से चाह रहा था कि वो इस क्षेत्र के मुस्लिम धर्म के जो देश हैं उनका नेता बन जाए। सऊदी अरब अभी तक था, पहले इराक था सद्दाम हुसैन के समय में, इसके बाद जो है सऊदी अरब था, लेकिन अब उसको लग रहा कि नहीं, हम और कट्टरता की बात करके हम नेता बन जाए। ठीक है, ये है इजराइल, ये है मेडिटेरियन सागर, और ये जो इलाका है ये है गाजा स्ट्रिप। छोटा सा नोएडा इतना बड़ा क्षेत्र है, और यहीं पे दक्षिणी इजराइल में यहीं से जो है हमले शुरू हुए हैं, और इस पूरे छोटे से क्षेत्र में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, और इस पे हमास का शासन है। ठीक है, तो ये एरिया पूरा एक छोटा सा पट्टी है, और इजराइल कह रहा है कि ये 2005 तक इजराइल के अधीन में था। बाद में समझौते के तहत इजराइल ने यहाँ पर और वेस्टर्न बैंक को दिया था, तब से यहाँ पे जो है हमास का कब्जा है। हमास एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है, अपने को खुद कहता है, तो हमें कोई कहने में एतराज़ नहीं है, तो वो इसमें है और इसी का लड़ाई चल रहा है। और ये इस हिंसा के बाद इजराइल ने क्या किया है, वह कह दिया है कि विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया है, और कहा है कि यह महत्वपूर्ण सैन्य कदम है। यानी इजराइल ने इसे युद्ध माना है और इसके लिए निर्णायक युद्ध की घोषणा कर दी है। इसी की मदद के लिए जो है, अगर इसकी संघर्ष की संख्या क्यों किया है, अगर देखें तो 1100 से ज़्यादा लोग मरे हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा इजरायली और 400 से ज़्यादा फिलिस्तीनी हैं। हजारों लोग घायल हैं, जिनसे मृत्यु की आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। साथ में अभी 20,000 से अधिक लोग एक शरणार्थी शिविर में गाजा पट्टी के हैं, और इजराइल ने जिस तरह से कहा है कि पूरा क्षेत्र खाली करो, लाखों लोग वो समुद्र, एक तो या तो इजराइल में जाने नहीं देगा, फिर बसता कहाँ है, वो मिस्र के लिए ही एक जो है संबंध, एक मिस्र के लिए ही वो शरणार्थियों का एक संकट पैदा होगा। अमेरिकी जहाज, अमेरिका ने अपना जहाज चेतावनी दी है और देशों को कि आप, जैसे कुछ देश उसको लग रहा है कि कहीं इसमें ईरान न शामिल हो जाए और देश शामिल ना हो जाएं, उसने सीधे चेतावनी दी है कि कोई और देश इसमें शामिल नहीं होगा, और अपने लड़ाकू युद्धपोत विमानवाहक USS गेराल्ड R. फोर्ड को, जो विमानवाहक पोत है काफ़ी बड़ा, मेडिटेरियन सागर में भेज दिया। उसके जहाज ऐसे घूमते रहते हैं ताकि ये कोई और देश इसमें, तीसरा देश इसमें ना कूदे, क्योंकि तीसरा देश कूदने के पहले उसको पता होना चाहिए कि अमेरिका का उसका पूरा साथ है। उसमें अमेरिका की मजबूरी भी है, क्योंकि कई सारे अमेरिकी जो रक्षा उद्योग हैं उसमें इजराइल और अमेरिका का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इसलिए अमेरिका भले वो हथियार उसको इजराइल को सप्लाई करता, उनके निर्माण में, उनके डिज़ाइन में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो इजराइल के लिए आएगा ही आएगा आगे। इतना सारी बात हुई, तो अब सोचा जाए कि हमास क्या है। हमास संगठन के बारे में भी सुन लिया जाए। हमास एक संगठन है फ़लस्तीन के संघर्ष का, जो कि वहाँ पे दो, पहले एक था PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 1987 में, एग्जैक्टली कहा जाए तो दिसंबर 1987 में एक उग्रवादी संगठन के रूप में हमास, सबसे बड़े फ़िलिस्तीनी उग्रवादी संगठन के रूप में इसका गठन हुआ। और जो दो प्रमुख राजनीतिक, एक हमास है, ये गाजा पट्टी में है, और दूसरा है फतेह, यह वेस्टर्न बैंक में है, पश्चिमी किनारे में, और ये अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो मांग करते आए हैं। ऊपर से जो हमास है वो गाजा पट्टी में है, और वहाँ से वो, उसका उद्देश्य है कि इजराइल को किसी भी तरीके से उसको न मान्यता देना है, न उसको हटा देना। जैसे फतेह ने एक तरह से उसको मान्यता दे दी है, लेकिन हमास उसको नहीं देता रहा है। और यह फ़िलिस्तीनी इत्तेहाद या विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी पहली, उसके बाद की गई थी, और यह इजराइल को अरब युद्ध में जीत के बाद जो फ़िलिस्तीन पर कब्जा था उसके बाद हुआ था। ये 2005-6 के बाद जब वहाँ पे समझौता हो गया था, 5 में इजराइल ने उस क्षेत्र को छोड़ा था जो 1967 में युद्ध के बाद उसने जीता था। वहाँ पे 2005 में हटा था तो पूरे फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन का था। बाद में 2006 में चुनाव हुआ फ़िलिस्तीन के लेकर, जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो वहाँ की फ़िलिस्तीनी सरकार मान लो,
अंतरिम सरकार ही मान लो, उसमें इसने काफ़ी बड़ी संख्या पे जीत हासिल की। बाद में दोनों के बीच में दो पार्टियां बनी, दो धड़े बने, एक कह सकते हो शांतिवादी, एक कह सकते हो कि उग्रवादी। उसके बाद ये अलग हो गया और इसने मतलब ये अलग पार्टी है, इसको अपना गाजा स्ट्रिप पे सत्ता मिल गई और उन लोगों को उधर मिल गई, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो है ना फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो हुआ था, इसके द्वारा दो बड़ी रियायत देने के बाद इसका गठन हुआ था। एक, पीएलओ ने इजराइल और उसके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे दी, जो इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि ये इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन पीएलओ ने इसको स्वीकार कर लिया ओस्लो एकॉर्ड के तहत जो है। दूसरा, पीएलओ ने बातचीत के माध्यम से समाधान के लिए एक रणनीति पर तैयार हो गए और ये बातचीत या को नहीं मान के हिंसा के माध्यम से अपने जो है इजराइल को वहाँ से हटाकर अपना एक अखंड फिलिस्तीन राज्य प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो ये तो इसका है। दूसरा जो है कि मौजूदा हमले की तुलना की जा रही है योम किप्पुर युद्ध से। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा योम किप्पुर, एक्चुअल में उनका वो त्यौहार होता है, काफ़ी पवित्र त्यौहार से या कह सकते हैं सबसे पवित्र त्यौहार होता है। उस समय लोग छुट्टियों पर मनाते हैं, वहाँ पे इजरायली सैनिक भी छुट्टियों पर ही जाते हैं। हुआ क्या कि इस मतलब 6 अक्टूबर 1973 को ये युद्ध शुरू हुआ था मिस्र और सीरिया द्वारा इजराइल के ऊपर। तो 50 साल बाद ये युद्ध हुआ है, लेकिन दोनों से तुलना इस युद्ध की जा रही है क्योंकि दो समानताएं प्रमुख है। पहला ये कि दोनों में भयंकर हिंसा हुई थी। जैसे अभी इस वाले ताज़ा हमले में देखा गया है कि 1100 तो पुष्टि हो गई है, लेकिन ये संख्या जिस तरह से और भी बढ़ने की उम्मीद है। योम किप्पुर युद्ध में भी लगभग 2500 सैनिक इजरायली मारे गए थे। तो हिंसा के दृष्टि से देखा जाए तो इजराइल के लिए यह उसी युद्ध के समान है। दूसरा, इजराइल सुरक्षा तंत्र का या खुफिया तंत्र का की कमजोरी का पता चलना। उस युद्ध में भी इजराइल तैयार नहीं हो पाया था क्योंकि वो छुट्टियों पे था। उसको लग रहा था कि सारी तैयारी हो रही है, वो जान रहा था उस युद्ध में कि तैयारी हो रही है, लेकिन उसी समय रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उसको लगता था कि मुस्लिम राष्ट्र रमज़ान के महीने में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो रमज़ान के महीने में ही शुरू किया गया युद्ध है। इसीलिए उसे जो है योम किप्पुर युद्ध या अक्टूबर युद्ध या रमज़ान युद्ध भी कहा जाता है। तो दोनों मामलों में, एक की जो खुफिया तंत्र की नाकामी और दूसरा हिंसा की मात्रा के आधार पे ये दोनों युद्ध की समानता है, ठीक है। योम किप्पुर युद्ध 6 से 25 अक्टूबर 1973 में चला था। ये इसमें जो है शुरू में भले मिस्र और सीरिया को मिला, लेकिन बाद में जब इजराइल ने दबाव बनाया तो धीरे धीरे उसको बढ़त मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस युद्ध के दौरान चूँकि शीत युद्ध अपने चरम पे था, तो अमेरिका तो इजराइल के साथ था ही, सोवियत संघ का मिस्र को साथ देने के वजह से कि लगा था युद्ध और भयानक न हो जाए, दोनों देशों के बीच समझौता करवाया गया है। बाद में जो है युद्ध तो विराम हो गया। बाद में 1978 में कैंप डेविड में समझौता हुआ था इजराइल और मिस्र के बीच में, और यह किसी भी अरब देश के अरब कंट्रीज़ द्वारा इजराइल के साथ को मान्यता देने का पहला है, क्योंकि दो देशों द्वारा समझौता ये किया गया। तो इससे माना गया कि कैंप डेविड द्वारा इजराइल को मान्यता दी गई थी। इसमें इजराइल को उसका जो क्षेत्र था वो मिल गया और आज तक दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। हालांकि सीरिया को इसमें कुछ नहीं मिला। फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश मैंडेट, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है अगर ऐतिहासिक रूप से समझें। 1918 में, यानी जो है जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी होने के दौरान, तो 1918 में ये पूरा जो इलाका था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे ब्रिटिश और उसके सहयोगी सेनाओं ने जीता था। और उस क्षेत्र के लिए जो है लीग ऑफ नेशन ने 1918 में ब्रिटिश मैंडेट दिया था कि ब्रिटिश सरकार के लिए एक जनादेश था कि इस क्षेत्रों में व्यवस्था की। उसके लिए मैंडेट में क्या था, वो था बाल्फोर घोषणा। उसमें ये कहा गया था कि इस क्षेत्र में जो पूरा अभी फिलीपींस और इजराइल दोनों मिला के है, कि इस पूरे क्षेत्र में फिलीपींस में, यानी फिलीपींस उस समय था, फिलीपींस में फिलीपींस और यहूदी लोगों जो आज इजराइल है को मिलाकर दो राष्ट्र की स्थापना करना था। और वहाँ पे स्थानीय आबादी, चूँकि वहाँ पे यहूदी लोगों की ज़्यादा थी, कि वहाँ पे दो राष्ट्रों का स्थापना करने का इसका मैंडेट था 1918 में भी। हालांकि उसको लेके आगे चलता गया और ये मैंडेट 14 मई 1948 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना उसने इसको ले लिया। इसके बाद ब्रिटेन का ये मैंडेट समाप्त हुआ। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने घोषणा की कि आज से हमारा मैंडेट
समाप्त हुआ। और उसी दिन इज़राइल में अपने जो इज़राइल वहाँ पे फिलीपींस काउंसिल था, यहूदी काउंसिल, उसने अपनी एक घोषणा की और अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माना 14 मई 1948 को। उसी दिन अमेरिका ने भी इसको सहयोग कर दिया था। 3 दिन बाद संयुक्त राष्ट्र यूएसएसआर ने भी इसको एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। भारत ने मान्यता काफ़ी लेट दी थी, यहाँ तक कि जो है जब वो तुर्की और एक कोई देश और था, मेरे ख्याल से नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उसके यानी तुर्की और ईरान, सॉरी मैंने सोचा तुर्की और ईरान के मान्यता देने के बाद भारत ने मान्यता दी थी। और देखिए कि आज वही ईरान, यानी जो मतलब अगर अरब देशों में कहा जाए तो तुर्की और ईरान वो पहले देश थे जिन्होंने इजराइल को मतलब जो अरब कंट्रीज़ थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। आज वही देश, कहीं ना कहीं तुर्की ने भी उसका विरोध किया है और ईरान ने, वही देश इसको भड़काने में योगदान दे रहे हैं। तो इसके कहीं ना कहीं कई सारे नेतार्थ हैं, काफ़ी दूर तक चीज़ें हैं। उस दिन से 14 मई से लेकर आज तक की घटनाओं को समझाने की हमने कोशिश की है। इसको समझिएगा, इसको जानिएगा, और ये कैसे हमारे लिए, भारत के लिए अगर समझा जाए कि भारत का कैसे इसमें रोल है, तो देख रहे हैं कि भारत इंडो मिडिल ईस्ट से IMES से कैसे जुड़ रहा था, भारत I2U2 का कैसे सदस्य था, भारत का इजराइल के साथ कैसे संबंध है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, इजराइल ने भारत को आवाज़ दिया था, इजराइल के ही दबाव में आप जो अमेरिका और इजराइल के कई सारे सैन्य समझौते हुए हैं, वो इजराइल के ही दबाव में कई भारत और अमेरिका के जो संयुक्त रक्षा समझौते हो रहे हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजराइल पहले से ही जुड़ा है। ऐसे कई सारे चीज़ हैं जो भारत के हितों को जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इजराइल के संदर्भ में ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, हमें एक तो नैतिकता के दृष्टि से भी देखें कि अगर इस तरह का हमला मेरे देश पे होता तो क्या हम उसे टेररिज्म कहते या नहीं कहते? तो बिल्कुल है, कहते। और अगर हमें टेररिज्म के हमारे जो बहुत सारे हमने जो वास्तव में टेररिज्म को झेल रहे हैं, अगर उस पर हम ढुलमुल रूप अपनाएंगे तो हम अपना जो अथॉरिटी रखते हैं टेररिज्म के बारे में कहने पर, वो खो देंगे। हम किस मुंह से फिर पाकिस्तान को कहेंगे, किस मुंह से हम जो है खालिस्तान की या कनाडा की आलोचना हम करेंगे? ठीक है, तो पहली बात अगर नैतिकता की बात करो तो वो एक्टिविटी टेररिज्म ही है। ठीक है, अब भारत हो सकता है कि वो इजराइल को समझाए, क्योंकि हम इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत बहुत अच्छा रिश्ता है, कि वो समझाएं कि वो इस तरह की घटनाएं न करें, जिससे कि समाज में ये जाए कि इजराइल भी एक तरह से वहाँ के लोगों पर वो कर रहा है। इसीलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि लोग खाली कर दें। वो खाली करा रहा है कि सिविलियन की, जैसे यहाँ के इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कुछ हमारे वो जो है हमास ह्यूमन शील्ड का प्रयोग कर रहा है, उसमें कुछ इजराइली नागरिक हैं और बहुत सारे फ़लस्तीनी नागरिक हैं जिनकी उनको हितों की कोई चिंता नहीं है। ये अक्सर देखा गया है कि कई उग्रवादी समूह महिलाओं और बच्चों को अपने सामने कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे वो अपने को बचे रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं जो भारत में वामपंथी उग्रवादी उसमें भी देखी गई है। ठीक है, भारत का जहाँ तक संबंध है, निश्चित रूप से भारत के हित प्रभावित हैं। जब भी हमें ज़रूरत रही है इजराइल ने हमें साथ दिया है। हालांकि हम फ़िलिस्तीन के प्रति भी परंपरागत रूप से हमारा उसका रहा है, क्योंकि अगर हम जिस एकॉर्ड की बात कर दो तो दोनों देशों के लिए है, दोनों देशों पीसफुल उसमें रह सकते हैं। अरब देशों के बीच समझौता होना शुरू हो गया था। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से फ़िलिस्तीन के हित में है। पहली बात तो वो फ़िलिस्तीन के हित में नहीं है, और जब वो फ़िलिस्तीन के ही अरब हित में नहीं है तो जो फ़िलिस्तीन के हित की बात करने वाले हैं उस पूरे हित में कैसे हो सकती है? कई सारे लोगों ने बहुत सारे कट्टरता को छोड़ के पर्सनल कोएग्जिस्ट किया ही है ना। तो इस तरह की पुरानी चीज़ों को लेकर हिंसक गतिविधियों को अपनाना कहीं भी क्षम्य नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि भारत सरकार ने जो बात मैसेज किया है वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि सही चीज़ को सही अगर नहीं कहते हैं तो इतिहास हमसे पूछता है और फिर हम अपनी अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी खो देते हैं हमारे ऊपर होने वाले इसी तरह के हमले के विरुद्ध में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।